नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं अनुपम मिश्रा जी के साथ और चर्चा शुरू करते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। सर। तो 10वीं बार नीतीश कुमार, कुछ तो है उनमें। 2005 से सीएम है। जीतन मांझी के एक छोटे से कार्यकाल को छोड़ दें तो हाँ साहब, मेरी याददाश्त में तो कोई व्यक्ति किसी भी प्रदेश का 10 बार मुख्यमंत्री नहीं बना। यदि मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिए, पर मुझे तो नहीं याद पड़ता, वो भी बिहार जैसे प्रदेश का। मतलब जहां पे एक सीमा के बाहर कर्पूरी ठाकुर जैसे आदमी नहीं जा पाए, जहां लालू यादव जैसे आदमी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 10 बार मुख्यमंत्री बनने में एक बार बहुमत नहीं। आप देखें, 10 बार बिना बहुमत के मुख्यमंत्री। और आ, इतना बीच बीच में बुरी गति भी हुई। लेकिन अच्छा, एक तो ये बड़ी बात है, और दूसरी बात कि जिस व्यक्ति को पलटू राम कहा जाता है, उस व्यक्ति की विश्वसनीयता, देखिए पलटू राम कहने का मतलब हुआ कि विश्वसनीयता ना बचना। उसकी विश्वसनीयता इतनी ज्यादा अभी भी निकली कि ये पूरा चुनाव एक तरह से नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर जनमत संग्रह हो गया और जिसको उन्होंने जीत लिया। तो ये दोनों ही चीजें बड़ी अद्भुत रही। और इसमें एक व्यक्ति का और भी श्रेय है जिसको मेंशन किए बगैर, जिसका जिक्र किए बगैर शायद ये वार्ता पूरी नहीं होगी, और वो है तेजस्वी यादव का। जिस अंदाज में वो सामने आए, जिस तरह उन्होंने धमकियां दी कि बिहार वालों को दिल्ली वाले बचा नहीं पाएंगे, देख लूंगा, खैनी की तरह चबा के थूक दूंगा, क्या क्या। तो उनका अंदाज देखकर उनके प्रवक्ता भी इतने ही वोकल हो गए, इतने ही ऑफेंसिव हो गए, इतने ही अटैकिव हो गए, इतने आक्रामक हो गए। और जब नेता आक्रामक हो गया, प्रवक्ता आक्रामक हो गए, तो कैडर भी आक्रामक हो गया। और अब तो ये बात बहुत खुलकर सामने आ रही है कि साहब, इनके कार्यकर्ताओं और इनके कैडर, उनके प्रवक्ताओं और खुद तेजस्वी के अंदाज से उन लोगों को जंगल राज समझ में आने लगा जो उस दौर में पैदा भी नहीं हुए थे, या जिनकी स्मृति उस जंगल राज को लेकर बहुत कम बची होगी। उनको भी लगने लगा कि हाँ, जंगल राज क्या रहा होगा। आज अगर, भाई बात तो यही हुई ना कि अगर विपक्ष में रहते इस जबान का प्रयोग कर रहे हैं, विपक्ष में रहते हुए इनका कैडर इतना बेलगाम है, तो जंगल राज क्या रहा होगा। यानी जिन लोगों को उस 35 साल पुराने, 30 साल पुराने जंगल राज की स्मृति भी नहीं, वो भी उस जंगल राज के नाम से डर गए। सिर्फ तेजस्वी यादव की जुबान, उनके प्रवक्ताओं का अनावश्यक रूप से अति आक्रामक बिहेवियर, और उनके कैडर का एक बेलगाम अंदाज, और उनके सोशल मीडिया आईटी सेल के द्वारा चलाए जा रहे गाने की आने दो तेजस्वी भैया से, तुम्हारे दुपट्टे से कट्टा पोंछा जाएगा। उनके मंच पर खड़े छोटे छोटे बच्चों का ये कहना कि तेजू भैया के राज में हम लोग कट्टा चलाएंगे, हम रंगदार बनेंगे, हम हत्या करेंगे। इन सारी चीजों ने मिलकर जिनकी जंगल राज की स्मृति थी उसको ताजा कर दी, जिनकी स्मृति छीण थी उनको फिर से याद दिला दिया, और जिनकी स्मृति ही नहीं थी, जो उस दौर में पैदा भी नहीं हुई थी, हमारी युवा जनरेशन जिसको जेनजी कहा जाता है, उन्होंने एक सहज अनुमान लगा लिया कि जंगल राज क्या रहा होगा। और अनुपम जी, नीतीश की क्वालिटीज क्या आप समझते हैं? इतने लंबे समय तक सत्ता में रहना, संतुलित बने रहना, आरोप ना लगना किसी तरह का भ्रष्टाचार का और परिवारवाद का, कुछ तो क्वालिटी है नीतीश कुमार में। 3 बड़ी क्वालिटीज। बिहार जैसे प्रदेश में रहकर लालू यादव के साथ इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की। लालू यादव गैंग, जिसको मैं गैंग कहता हूं, लालू यादव के तथाकथित सामाजिक न्याय के गैंग से निकलने के बावजूद किसी भी तरह का 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, नंबर 1।
नंबर 2, लालू यादव जैसे व्यक्ति से जुड़ने के बाद किसी भी तरह के परिवारवाद का आरोप नहीं। नंबर 2, एक विनम्र शैली, अपने बुरे से बुरे दौर में भी नीतीश कुमार ने किसी के साथ गलत, एक बात कहते हैं नीतीश कुमार अक्सर अपने, मैंने देखा कि चुनाव के पहले कह रहे थे, चुनाव के दौरान कह रहे थे कि मैंने तो सबके लिए किया, और कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने किया, अगड़ों के लिए किया, पिछड़ों के लिए किया, अति पिछड़ों के लिए किया, दलितों के लिए किया, अति दलितों के लिए किया, मुसलमानों के लिए किया, पसमानदाओं के लिए किया। अगर किसी के लिए नहीं किया तो अपने लिए नहीं किया। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की इन सब खूबियों से। अच्छा, एक बात और भी देखें, लालू यादव के टाइम में जिसे कहता है ना कि एक जो पैरामीटर होता है, जो बार होता है, किसी भी चीज को मापने का, जो प्रगति को मापने का, समाज को मापने का जो पैमाना होता है, वो इतना नीचे चला गया था, इतना नीचे चला गया था कि जब नीतीश कुमार ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाया, बिजली दिया, पानी दिया, सुरक्षा दिया, तो फिर वो एकदम से स्वर्ग वहां के लोगों को लगने लगा। मैं याद दिला दूं कि लालू यादव अपने टाइम में सड़क न बनाने के लिए किस तरह की बातें करते थे। वो पब्लिक रैली में कहते थे कि यदि सड़कें अच्छी हो जाएंगी तो उस पर पुलिस की गाड़ी दौड़ेगी और तुमको आके गिरफ्तार कर लेगी, गांवों में कहते थे। वो ये कहते थे कि अगर सड़कें अच्छी हो जाएंगी तो इसमें अमीर लोग गाड़ियां दौड़ाएंगी और तुम्हारे मवेशियों को कुचल देंगी। वो ये कहते थे, और जब उनके ऊपर बहुत दबाव बनता था तो वो उस तरह के उटपटांग बयान देते थे कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा चिकना कर दूंगा। उनसे कहा गया कि बिहार में बहुत ढेर सारे लोग बेकार हैं, तो उन्होंने कहा हम सबको एक एक कार दे दूंगा तो वो बेकार नहीं बचेंगे। तो इस तरह का उनका जो एक बहुत सधा हुआ एक विदूषक अंदाज था, उन्होंने उसी को प्रशासन मान लिया था। फिर जो नरसंहार हो रहे थे बिहार में, वो नीतीश के कार्यकाल में एकदम खत्म हो गए। तो ये तमाम चीजें छोटी छोटी, और फिर नीतीश ने एक चीज और दिखाई सर, हमने हर जगह लाडली बहन योजना और तमाम चीजें आजकल हम देखते हैं, और तेजस्वी यादव ने भी माई बहन योजना चलाई। हालांकि माई बहन योजना वो उनके घर में जो चल रही है, उसको देखते हुए बिहार के लोग सोच रहे हैं कि जब इनके घर में माई बहन योजना ऐसी चल रही तो प्रदेश में चलती तो कैसी चलती। लेकिन हकीकत ये है कि महिलाओं को एक वोट बैंक के रूप में एक पूरा एक इनका जिसे कहना चाहिए एक समूह बना देना, ये तो नीतीश की ही शुरुआत थी ना। आज जो लड़कियां जीविका दीदी के रूप में काम कर रही हैं, आज महिलाएं जो 10,000 रुपया पा रही हैं और जिनको 2 लाख रुपए तक का वादा है रोजगार के लिए, इन्हीं महिलाओं ने किसी समय नीतीश की पोशाक योजना के तहत स्कूली यूनिफॉर्म पाई थी, नीतीश की साइकिल योजना के तहत स्कूल जाने के लिए साइकिल पाई थी, और नीतीश की सुरक्षा आश्वासन के तहत आजादी पाई थी। तो आप सोचे ना, जिन लोगों को लगता है ये मात्र 10,000 रुपए की बात है, बात 10,000 रुपए की कदापि नहीं है। नीतीश ने एक लंबे समय में महिलाओं को भरोसा दिलाया है कि नहीं, और ये जो एक महिला वोट बैंक नीतीश ने बनाया, ये आने वाले समय में, देखिए नीतीश कुमार ने 2020 में कहा था ये उनका अंतिम चुनाव है, नहीं हुआ, लेकिन इस बार उन्होंने कहा तो नहीं, परंतु जनता जानती है कि ये नीतीश का अंतिम चुनाव है। नीतीश के जाने के, नीतीश के राजनीतिक परिदृश्य से ओझल होने के बाद भी लंबे समय तक नीतीश का ये इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राजनीति में ये बड़ा योगदान माना जाएगा कि उन्होंने महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण, देखिए महिलाओं का वोट बैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी बहुत बड़ा है। महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत पसंद करती हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह 20 साल में महिलाओं, अच्छा उनका जो वोट बैंक है बड़ा साइलेंट है, बोलता तो नहीं है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ तक कि यादव और मुस्लिम घरों में भी महिलाओं को नीतीश के तरफ आकर्षित देखा। आपने वो बड़ा एक पॉपुलर, एक बड़ा वायरल वीडियो हुआ था, मैंने ट्वीट किया था, एक मनीष यादव कह रहे थे कि मुझे अपनी पत्नी को 20 डंडा मार के घर में बंद करना होगा, वरना वो जाकर नीतीश कुमार को वोट दे देगी। तो आप सोचें कि नीतीश की महिलाओं के बीच में अपील कितनी गहरी, कितनी गाढ़ी और कितनी दूर तक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और शराबबंदी की वजह से भी वो हीरो बने हैं, क्योंकि बहुत सारे पुरुष दारू पीते हैं, मतलब
पीते थे, अभी भी पीते हैं चोरी छिपे, पर कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता था और फिर घर में कलेश करते थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं साहब। नरेंद्र मोदी क्या अब अजेय हो गए हैं? कोई चुनौती नहीं बची है क्या? और जीतते रहने का क्या उनके पास अब, अनुपम जी, एक फार्मूला है? हालांकि दक्षिण के एक दो राज्य अभी भी चुनौती बने हुए हैं। देखिए, दो बातें हैं। अजय तो नरेंद्र मोदी अब तक लगातार रहे ही हैं भाई। 3 बार प्रधानमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, कौन सा चुनाव वो हारे? 2024 का इकलौता चुनाव है जिसमें उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, वरना मुख्यमंत्री के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होते आए हैं। जीवन में कोई चुनाव नहीं हारे। तो जहां तक फार्मूले का सवाल है, एक वो हैं मोहम्मद सलीम, जिनको लोग हम योगेंद्र यादव के नाम से भी जानते हैं। तो वो, मैंने सुना कि एक जगह अभी कह रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी ने लोगों को एक विश्वास दिलाया और याद दिलाया कि इस देश में हिंदुओं की भी एक विरासत हुआ करती थी और सब कुछ द ग्रेट मुगल से ही नहीं आया, और हिंदुओं को उम्मीद जगाई कि सनातन की उस ऊंची विरासत को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत स्वप्न है, और जिसको नरेंद्र मोदी ने काफी हद तक राम मंदिर के निर्माण से पुष्ट भी किया है। और देखिए, हकीकत तो ये है, मैं जमाने से ही, मतलब बहुत छोटी उम्र से पत्रकारिता में आ गया ओंकार से, लेकिन राम मंदिर तो जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो उम्मीद हो गई थी कि बन ही जाएगा, पर 370 हट जाएगा मेरे जीवन काल में, मुझको नहीं लगता था। तो वो भी हुआ। और अभी मैं देख रहा था कि अच्छा, नरेंद्र मोदी की सफलता में भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कैडर की भी बड़ी भूमिका है। नरेंद्र मोदी उस राजनीतिक दल से आते हैं जहां पे पोस्टर चिपकाने वाले लोग आखिर पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं, जहां पे राजा माँ की पेट से नहीं आता, जैसा कि लोकतंत्र में होना भी चाहिए। और वो उस पार्टी का एक अनुशासित कैडर है, और किसी जमाने में नरेंद्र मोदी खुद उस कैडर के हिस्सा हुआ करते थे। और पूछे, एक बहुत, कहने को तो सारी पार्टियां कहती कि हमारे पास कैडर है, परंतु सपा हो गई, राष्ट्रीय जनता दल हो गई, इनका कैडर इनको वोट दिला कम रहा है, काट ज्यादा रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उसका तो कैडर सिवाय कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सेवा दल नजर ही नहीं आता। हर जगह नेता नजर आते हैं, कैडर नजर ही नहीं आता। ममता बनर्जी का कैडर पूरी तरह एक उपद्रवी और एक क्रिमिनल कैडर होके वामपंथियों का कैडर हो रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का इकलौता कैडर आपको नजर आता है जो कि अनुशासित है, और जो कि पार्टी लाइन से बंद कर बहुत सुनियोजित तरीके से काम करता है। उसमें आरएसएस का भी बहुत बड़ा योगदान नजर आता है। बंगाल में आरएसएस ने बहुत काम किया। उस नॉर्थ ईस्ट में जब जहाँ पे कभी नेहरू ने हिंदू साधुओं को जाने पे रोक लगा दी थी, उस नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम किया। बिहार, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में बहुत काम किया। तो इसमें दो राय नहीं कि जैसे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कहती भी और है भी कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके पीछे दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन आरएसएस है। एक उसके पीछे एक सबसे बड़ा दुनिया का कैडर है, और स्वयं नरेंद्र मोदी इतने अनुशासित और इतने मर्यादित आचरण में रहते हैं कि मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मिलती हैं जब, तो इसको भी हराया जा सकता है। पर इसको हराने के लिए एक ऐसा दल चाहिए होगा जो हर मायने में इससे 21 हो, और फिलहाल भारतीय राजनीति में ऐसा कोई विपक्ष मुझे नजर नहीं आता। वैसे तो आपने कुछ क्वालिटीज उनकी गिनाई हैं, लेकिन ऐसा क्या है अनुपम जी कि जनता के विश्वास को कम ही नहीं होने दे रहा है? ईमानदारी, डिलीवरी या प्रामाणिक नेतृत्व? भाई देखें, जब हम देखते हैं कि वो लोग जो अपने बल पे एक चुनाव नहीं जीत सकते,
लेकिन वो एक खास परिवार से आते हैं तो हवाई जहाजों में अपने बर्थडे केक काटते हैं, विदेशों की सैर करते हैं, अय्याशी करते हैं। उनके मुकाबले एक ऐसा आदमी नजर आता है जो शायद चाय की प्यालियां धोकर अपनी सीढ़ियां चढ़ा है। तो और उसने उसका परिवार आज भी उसी अभावों के साथ जी रहा है जैसे पहले जीता था, चाहे फिर वो मोदी का परिवार हो या योगी का परिवार हो। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं विरोधियों के भी मन में ये बात तो आती ही होगी, यार इस आदमी के ऊपर आप सोचिए 8 साल में एक स्कैंडल नहीं हुआ। ये भारत सरकार में ऐसा कोई दौर मुझे याद ही नहीं आता जब केंद्र सरकार पे 8 साल में भ्रष्टाचार का कोई एक सिंगल स्कैंडल ना हुआ हो। जबकि आपने हर मामले पे ना सिर्फ आरोप लगाया, विपक्ष ने हर मामले को आप सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। राफेल आप सुप्रीम कोर्ट तक ले गए और हर अब बार तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट अब तो मिली आपको। अब तो 11 साल हो गए, 8 साल तो आई एम योगी सॉरी, को हो वेरी गए। सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में हूं तो मेरे दिमाग में वो योगी का कार्यकाल ज्यादा जी जी हावी जी रहता है। जी तो जी जी। मैं 11 साल की बात कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार में मुझे याद है कि अमेरिकी सीनेट में एक सेनेटर ने रिपोर्ट पेश की थी और इसको भी पेश किए 2 साल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सरकार में जो केंद्र सरकार है उसमें अब भ्रष्टाचार की या फिर केंद्रीय मंत्रियों को अपने पेरोल पे लेने की कोई गुंजाइश अब नहीं बची। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, नौकरशाही एक बहुत बड़ा संयंत्र है और भ्रष्टाचार था है रहेगा, परंतु कम से कम मंत्री स्तर पर कोई ऐसे भ्रष्टाचार की चीज सामने नहीं आई। और आपने देखा कि जितने बड़े बड़े डील्स है उसमें प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व रहते हैं और ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिसको पीएमओ मॉनिटर ना करता हो। तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का एक कांड सामने नहीं आया, एक कोई बड़ा मजबूत आरोप तक नहीं लगा 11 साल में। मैं समझता हूं कि 80 साल में ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि नेहरू की सरकार ने भी अपनी शुरुआत सीएजी रिपोर्ट को अगर आप देखें तो वो जीप खरीद के भ्रष्टाचार के साथ ही शुरू की थी। बिल्कुल। और ये जो हर हार के बाद हताशा दिखाई देती है साहब, एक खेमे में, एक पार्टी में कोई ना कोई बहाना, कोई उपचार है क्या इसका? सब हताशा का तो बहुत उपचार है, बहाने का कोई उपचार नहीं। अब देखें, जब हताश व्यक्ति को तो आप हिम्मत दे सकते हैं, वो फिर से खड़ा हो सकता है, परंतु जिसने बहाना बना लिया फिर उसके पास आप क्या करेंगे? अगर वो लगातार यही कहता रहे कि मुझे तो नाचना बहुत अच्छा आता है, आंगन ही टेढ़ा है, तो फिर आप उसका क्या करेंगे? अगर राहुल गांधी और विपक्ष बजाय चुनाव आयोग को ब्लेम करने के कभी आप ईवीएम को ब्लेम करते हैं, कभी किसी चीज को। आज मैं देख रहा था बिहार में जो इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष थे वो जगनंदा सिंह, क्या नाम है उनका? हाँ, तो जगदानंद कह रहे थे कि जगधन पहले से ही जगदानंद सिंह कह 25,000 नहीं नहीं 25,000 सुनो, वोट पहले से ही। कह रहे हैं कि हर ईवीएम में पहले से 25,000 वोट फीड किए गए थे। तो मैं याद दिला दूं कि एक ईवीएम में 2,000 से ज्यादा वोट आते ही नहीं। अब आप बिल्कुल। बताइए, इतना बेसिर पैर के आरोप आप लगाएंगे तो फिर इसका क्या है? मतलब मैंने कहा ना, हताशा का इलाज तो है, बहाने का कोई इलाज नहीं है। सोते हुए को जगाया जा सकता है, जागते हुए को कैसे जगाएंगे? और अगर राजनीति की समझ नहीं है तो ये जो मोदी को उखाड़ फेंकने की एक जिद और एक वहम पाल करके ये कभी कभी राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं कैमरों पर, वैसे तो नहीं। पर अगर राजनीति की आपको समझ ही नहीं है और आपका मुकाबला नरेंद्र मोदी जैसी और अमित शाह जैसी सुलझी हुई लीडरशिप के साथ है, तो फिर ये बकैती क्यों? आप बार बार पिट रहे हो। नहीं भाई, देखें, मैं इसमें थोड़ा सा मेरा अलग मत है ओंकार से। मेरा अपना मानना है कि 100 चुनाव हार कर भी 100 चुनाव हार कर भी राहुल गांधी की जो लाइफ स्टाइल है दुनिया में किसी भी राजा महाराजा से बेहतर है। प्राइवेट प्लेन से चलते हैं, साल में 65 बार विदेश जाते हैं,
जेड सिक्योरिटी लेके चलते हैं, जहां पे जाते हैं 1000-2000 आदमी खड़े हो जाते हैं उनको देखने के लिए। मीडिया उनके ऊपर फंस करता रहता है, उनके मुंह से निकली हुई एक एक बात हमारे देशी से लेकर विदेशी मीडिया तक हेडलाइन बन जाती है। और ये सब 100 चुनाव हारने के बाद। तो आप सोच कर देखें, ये तो राजयोग है साहब। मतलब करना धरना कुछ नहीं, जिम्मेदारी कुछ नहीं। चुनाव के बीच में आप बाहर चले, काउंटिंग के दिन आप मस्कट चले जाते हैं, यात्रा के बाद आप साउथ अमेरिका चले जाते हैं, वार्ता हो रही है, आप साउथ अमेरिका में पड़े हुए हैं। चुनाव के बाद इधर यहाँ वोट काउंटिंग हो रही है, आप मस्कट घूम रहे हैं, आपकी बहन जी भी विदेश घूम रही हैं, प्राइवेट प्लेन से चल रहे हैं, बड़े बड़े बंगले मिले हुए हैं, 35-35 गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं, जेड सिक्योरिटी मिली हुई है। पूरी दुनिया में जहां जाते हैं, राहुल गांधी आ गए, 1000-2000 आदमी हर जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और इतना बड़ा आर्थिक अंपायर बना लिया हजारों करोड़ का, उसके अलग मालिक हैं और उसको अलग अलग फाउंडेशंस के नाम कर दिया, कोई नेहरू फाउंडेशन, कोई इंदिरा फाउंडेशन, और ट्रस्टों के हवाले कर दिया। तो और इन मजेदार बात यह है कि मोदी का क्या है, 365 दिन 11 साल में एक छुट्टी नहीं लिया। इन्होंने 10 साल में 65 विदेश का विजिट करते हैं, अपनी ही सिक्योरिटी को धोखा देकर जाते हैं, सिक्योरिटी साथ नहीं ले जाते हैं। जब मन आता है सिक्योरिटी को लेकर हंगामा कर देते हैं कि मेरी सिक्योरिटी कम है, और जब मन आता है सिक्योरिटी को ही गच्चा देके सोनिया गांधी निकल जाती हैं, प्रियंका गांधी निकल जाती हैं, दिल्ली में सिक्योरिटी को गच्चा देते हैं। तो भाई इससे बड़ा राजयोग क्या होगा ओंकार सर, कि काम कुछ नहीं, अय्याशी पूरी। मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा ये अजीब बात है, लेकिन आप बताएं ना, मतलब हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई काम करना होता है। राहुल गांधी अगर किसी से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब राहुल का मूड है बात करने का। नहीं मूड होगा तो उनसे कोई तेजस्वी यादव दिल्ली गए, फोन करते रहे, उन्होंने नहीं उठाया फोन, हो जाए तो मतलब द मैन इज आंसरेबल टू नो वन। वो किसी को जवाबदेह नहीं है, उनकी कोई जीवन शैली नहीं है। तो बढ़िया अपना एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे बंगले में रहते हैं, और दुनिया की सैर करते हैं, प्राइवेट जेट से चलते हैं। जिम्मेदारी कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है। किसी जमाने में संसद में इनकी अटेंडेंस हुआ करती थी 5%, आज भी जब तक खुद ना बोलना हो संसद में जाते नहीं है। तो वो एक कौन सी बचपन में एक कविता पढ़ी थी मैंने कि वो हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। बढ़िया एकदम दुनिया चल रही है, और कोई काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। मैंने तो जीवन में आज तक किसी का इतना ऐसा राजयोग देखा ही नहीं साहब। लेकिन ये कहा जाता है ना कि राजनीति जो है वो एक सीरियस मैटर है, इनसे ज्यादा नॉन सीरियस तो मैंने देखा नहीं अभी तक। तो सीरियस क्यों हो ओंकार सर? हम जिम्मेदारी क्यों उठाएं? हम सीरियस क्यों हो? अगर हमको जोकर बन के ही जीवन के सारे आनंद प्राप्त हैं, किसी चीज में कोई कमी नहीं, हजारों करोड़ का एम्पायर भी बना हुआ है, तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं सीरियस हो जाऊंगा? अरे भाई क्यों हो जाऊंगा सीरियस? मुझको अगर बिना कुछ किए सब कुछ प्राप्त है, ऐसी तो इंद्र की पदवी भी नहीं होगी भाई। इंद्र की भी अपनी जिम्मेदारियां होती थी, इनकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। 3 लोग हैं, तीनों अलग अलग बंगलों में रहते हैं, सरकारी खर्चे पे, बड़े बड़े कई एकड़ों के बंगले में। तीनों के साथ 35-35 गाड़ियों का कारवां चलता है। तीनों जहां जाते हैं 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटीज में जाते हैं, प्राइवेट प्लेन से चलते हैं, पूरी सिक्योरिटी होती है, हर जगह भीड़ होती है, स्वागत होती है। तीनों के मुंह से निकली हुई एक भी बात विदेशी मीडिया वेद वाक्य की तरह प्रचारित करते हैं। तीनों के पास बहुत ताकत है, और तीनों के पास कोई जिम्मेदारी नहीं। आप मुझे बता दें, चले ओंकार सर, आप मुझसे वरिष्ठ हैं और मैं आपको अपना गुरु कहता हूं, आप मुझे बताएं इससे बड़ा राजयोग क्या होगा? लेकिन जो चाहते हैं वो तो नहीं मिल रहा ना। वो क्या तो चाहते हैं भाई, क्या चाहते हैं? हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी अभी भी उनके कब्जे में है, उनकी एक प्रॉपर्टी आप छीन नहीं पाए। भाई अगर ये प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, इनकी मम्मी अगर उनको प्रधानमंत्री बनना होता ओंकार सर, तो 10 साल मनमोहन सिंह को हटा के कभी भी बन सकते थे ना। मनमोहन सिंह तो उनके पिट्ठू थे, मनमोहन सिंह तो कठपुतली थे, उन्हें प्रधानमंत्री बन के फंसना नहीं है ना। आप समझें,
आप समझे कि अगर आप प्रधानमंत्री होंगे तो क्या आप रातों रात ऐसे गायब होके अजरबैजान चले जाएंगे, मस्कट चले जाएंगे, काबुल चले जाएंगे, मलेशिया चले जाएंगे, साउथ अमेरिका चले जाएंगे, कोलंबो चले जाएंगे? क्या ये संभव है? नहीं संभव है। और 10 साल जब इन्होंने अपनी कठपुतली के जरिए शासन किया, अगर कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा सचमुच किसी में थी तो सोनिया गांधी में थी, तो वो भाई हो नहीं पाई पूरी। तो उन्होंने जब वो भी देखिए, जब प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा प्रयास करने के बाद वो नहीं बन पाई तो उन्होंने अपने त्याग की मूर्ति के रूप में पेश कर दिया। आज भी अगर वो लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से लड़ते प्रतीत हो रहे हैं, तो इसके दो कारण हैं कि इस देश में बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसे लोगों की है जो नरेंद्र मोदी को और भारत की तरक्की को रोकना चाहती है। जब उनको लगता है राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो राहुल के पीछे खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात, आज भी जिस तरह के कुकर्म करके खुलेआम दंदनाते हुए घूम रहे हैं, सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं ना क्योंकि इनके पीछे एक लंबा चौड़ा समाज है, वरना जेल चले गए होते। तो आज भी जो उनकी मुझसे कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि राहुल गांधी की राजनीति अपने को जेल से बाहर रखने और अपनी पारिवारिक एक्यूमुलेटेड संपत्ति को बचाने के लिए इससे ज्यादा नहीं। और क्या ये मान लिया जाए कि अब गठबंधन राजनीति देश की नियति बन गई है? मुझको तो लगता है कि भाई गठबंधन राजनीति जो देश की नियति लग रही थी उसको मोदी के आने के बाद पूरी तरह टूटी है। 2024 इकलौता मौका है जब उन्हें गठबंधन करना पड़ा, वरना 2 बार से स्पष्ट बहुमत में थे। 2 बार से इस देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसमें आप स्पष्ट बहुमत से हैं, मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत से हैं, राजस्थान में स्पष्ट बहुमत से हैं, जहां पे हैं आप स्पष्ट बहुमत से हैं, ज्यादातर जगह पे छत्तीसगढ़ में आप स्पष्ट बहुमत से हैं, उड़ीसा में आप स्पष्ट बहुमत से हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि बिहार में आपने इतनी सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ा कि आप स्पष्ट बहुमत से होते। वहां पे भी आपका 90% से ऊपर स्ट्राइक रेट है साहब, 90%। तो ऐसा नहीं है। गठबंधन की राजनीति आज सिर्फ इसलिए मजबूरी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर बहुमत का ख्वाब नहीं देख सकती। बाकी तो भाजपा ने इस मिथ को लगातार तोड़ा है, केंद्र में भी और राज्यों में भी। विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से? विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया तो कि भाई कांग्रेस कहीं बहुमत प्राप्त करने की पोजीशन में नहीं है। अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बात कही बिहार की जीत पे। उन्होंने कहा हमको आज जितने विधायक मिले हैं एनडीए को उतनी सीटें कुल पिछले 6 चुनाव में कांग्रेस को कुल मिलाकर नहीं मिली। तो आप देखें ना कि वो बहुमत से 1984 के बाद कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से आधा भी नहीं पहुंच पा रही है। आप देखें तो ये एक दिक्कत वाली बात है ना। आप 3 चुनाव में आप 3 डिजिट में नहीं आ पाए, 3 चुनाव में आप डबल डिजिट में सिमट के रह गए। तो आप कहते रहिए बहुमत की बात, आप एक गठबंधन बनाते रहिए, उसका नाम ही इंडिया रखते रहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुमत ये जो एक लंबे समय से आप देखें कि 1984 के बाद सारी सरकारें लंगड़ी बनी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने इस मिथ को तोड़ा, 2019 में रिपीट किया और 2024 में जरूर उनको बाहरी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी। लेकिन यदि जो हालात हैं ऐसे चलते रहे तो 2029 में फिर इनको स्पष्ट बहुमत में आने से कोई रोकने वाला दिखाई नहीं देता। और यहां से यानी बिहार भी जीत लेने के बाद आगे की राजनीति, आगे का लक्ष्य क्या आप देख रहे हैं? ममता बनर्जी वैसे तो बड़ी कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार की इनकी जीत के बाद तो दिन का चैन और रातों की नींद उनकी भी हराम हो चुकी है। मैं तो साहब लगातार कह रहा हूं कि बिहार का चुनाव एक बड़ा वाटरशेड मोमेंट है इंडियन पॉलिटी में, बहुत ही रिमार्केबल मोमेंट है, क्योंकि इसके बाद ना सिर्फ बंगाल, उत्तर प्रदेश, सारे यहाँ तमिलनाडु, केरल तक पे। अच्छा, दूसरी बात ये कि एसआईआर के माध्यम से राजनीति का शुद्धिकरण भी हो रहा है। अब ये बात बड़ी उभर के आ रही कि साहब इस देश में करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग फर्जी वोट डाल रहे थे, जो मर गए वो डाल रहे थे, जो ट्रांसफर हो गए वो डाल रहे थे, पलायन हो गए वो डाल रहे थे।
जिनके जो घुसपैठिए हैं वो डाल रहे थे, जिनके नाम नहीं थे वो डाल रहे थे। तो सबसे बड़ी बात कि एसआईआर के माध्यम से राजनीति का शुद्धिकरण हो रहा है। ठीक है यार, लोगों की अपनी अपनी राजनीतिक कंपल्शन हो सकते हैं, परंतु एक भी व्यक्ति जो लोकतंत्र में जरा सा भी यकीन रखता हो, मुझे लगता है कि उसे इस बात के लिए प्रसन्न होना चाहिए कि राजनीति से फर्जी वोटिंग का सिलसिला समाप्त हो रहा है। अनुपम जी, इतना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की है। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से एक निवेदन है कि आप जुड़े, आपने ये चर्चा सुनी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अनुपम जी का चैनल है घूमता आईना, वो भी सब्सक्राइब करें, उनको सहयोग करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन है उसको दबाएं, उसमें ऑल वाला बटन दबाएं, ताकि आगे आने वाले जितने वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार।